जरा एक लम्हे के लिए सुने। हो सकता है ट्रैफिक की आवाज हो, किसी परिंदे का गीत, या शायद सिर्फ कमरे की खामोशी। ये सब आवाज है, एक ऐसी ताकत जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती। चलें आज उसी नजर न आने वाली दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आवाजें हैं, दरवाजे की घंटी, कोई गाना, किसी दोस्त की हंसी। लेकिन कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं आवाज पैदा हुई, तो उसका असल मतलब क्या है? आखिर ये है क्या चीज? चलें मिलकर इसका जवाब तलाश करते हैं। तो आखिर आवाज का राज है क्या? अच्छा, जवाब एक बहुत ही सादा सी चीज में छुपा है। एक ऐसी चीज जिसे हम हर वक्त महसूस तो करते हैं, लेकिन शायद इतना गौर नहीं करते। हर आवाज, चाहे वो कितनी ही हल्की हो या कितनी ही तेज, उसकी शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है, और वो है इर्तियाश। अच्छा, तो ये इर्ताश या वाइब्रेशन है क्या? सीधे लफ्जों में किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना, बस यही है। सोचें जरा, जैसे गिटार का तार छेड़ते हैं तो वो कैसे तेजी से कांपता है, बस वही इर्ताश है। और यही वो पहली हरकत है जो हवा में लहरें पैदा करती है और फिर आवाज बन जाती है। इसको समझने के लिए स्कूल की घंटी की मिसाल लेते हैं। जब उस पर चोट पड़ती है ना, तो उसका जो धाती हिस्सा है वो तेजी से कांपने लगता है। यही वो इर्तवाश है जो हवा में लहरें भेजता है, और वो लहरें हमारे कानों तक पहुंचकर आवाज बन जाती हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही इस घंटी को हाथ से पकड़कर इसकी कपकपाहट को रोकें, आवाज एकदम गायब। अच्छा, ये तो ठीक है कि इर्ताश को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके असरात को जरूर देख सकते हैं। एक छोटा सा तजर्बा है। पानी से भरी एक धाती प्लेट लें और इसके किनारे पर चम्मच से हल्की सी ज़र्ब लगाएं। आपको ना सिर्फ आवाज सुनाई देगी, बल्कि पानी की सतह पर ना खूबसूरत सी लहरें बनती नजर आएंगी। ये लहरें ही इस बात का सबूत हैं कि आवाज वाकई एक नजर ना आने वाली ताकत है। और ये उसूल ना हर जगह काम करता है, चाहे वीणा का खिंचा हुआ तार हो, तबले की कांपती हुई झिल्ली, या फिर हमारे अपने गले के अंदर मौजूद सोती पर्दे। ये सब चीज़ें जब मुर्ताश होती हैं, यानी वाइब्रेट करती हैं, तभी वो आवाज़ें पैदा होती हैं जो हम सुनते हैं। मतलब हर आवाज़ के पीछे कोई ना कोई चीज़ हिल रही होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये आवाज एक जगह से हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है। ये आवाज का एक नजर ना आने वाला सफर है, तो चलें देखते हैं कि यह सफर कैसे तय होता है। देखें, आवाज को सफर करने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। साइंसी जबान में इसे मीडियम कहते हैं। इसको बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझें। जैसे एक वाइब्रेट करती हुई चीज अपने आसपास के हवा के जर्रों को धक्का देती है, फिर वो जर्रे अपने से आगे वालों को धक्का देते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है यहां तक कि ये लहर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। और पता है, आवाज सिर्फ हवा में ही सफर नहीं करती, ये गैस, माया और ठोस यानी तीनों हालतों में सफर कर सकती है। जैसे हवा में हम एक दूसरे से बात करते हैं, पानी के अंदर व्हेल मछलियां एक दूसरे से राब्ता करती हैं, या फिर किसी लकड़ी की मेज के एक सिरे पर दस्तक दें तो दूसरे सिरे तक आवाज पहुंच जाती है। बात सीधी सी है, जब तक जर्रे मौजूद हैं, आवाज अपना रास्ता बना ही लेती हैं। और यही वो वजह है कि खला में यानी स्पेस में मुकम्मल खामोशी होती है। क्यों? क्योंकि वहां कोई हवा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है जो इन वाइब्रेशंस को आगे ले जा सके। तो हाँ, साइंस फिक्शन फिल्मों में जो खलाई जहाज़ों के धमाकों की बड़ी बड़ी आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, वो असल में हो ही नहीं सकती। खला वाकई एक बेआवाज़ जगह है। तो आवाज पैदा हुई, उसने सफर भी कर लिया। अब आती है उसकी आखिरी मंजिल, और वो मंजिल है एक बहुत ही कमाल की बायोलॉजिकल मशीन, हमारा कान। ये वो जगह है जहां ये सारी लहरें एक ऐसे सिग्नल में बदल जाती हैं जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है। सारा अमल शुरू होता है हमारे कान के बाहर वाले हिस्से से। इसकी जो बनावट है ना, वो बिल्कुल एक फनल या सैटेलाइट डिश की तरह काम करती है। इसका काम है हवा से आने वाली आवाज की लहरों को पकड़ना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर कान के अंदर भेजना। और अंदर जो होता है ना, वो एक कमाल का मैकेनिकल प्रोसेस है। ये लहरें कान के पर्दे से टकराती हैं, जिससे वो बिल्कुल एक ढोल की तरह वाइब्रेट करता है। फिर ये वाइब्रेशन अंदरूनी कान की बहुत छोटी छोटी हड्डियों तक पहुंचती है, और वहां से सिग्नल बन के सीधा दिमाग तक जाती है, और तब जाकर हम कहते हैं कि हमने कुछ सुना। अच्छा, अब एक और सवाल जहन में आता है। अगर हर आवाज है ही वाइब्रेशन, तो फिर आवाजें एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ क्यों होती हैं? मतलब शेर की धाड़ और एक परिंदे की चहचहाहट में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब दो बुनियादी चीजों में है। पहली है एम्पलीट्यूड और दूसरी है फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का मतलब है वाइब्रेशन कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी वाइब्रेशन उतनी ही ऊंची आवाज। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वाइब्रेशन कितनी तेज है।
जितनी तेज वाइब्रेशन, आवाज उतनी ही बारीक या ऊंचे सुर वाली होगी। आवाज की इस ऊंचाई को हम डेसिबल्स में नापते हैं। मिसाल के तौर पर आम सांस की आवाज सिर्फ 10 डेसिबल होती है, जबकि ट्रैफिक का शोर 70 डेसिबल तक जा सकता है। और ये बात याद रखने वाली है कि 80 डेसिबल से ज्यादा शोर हमारे कानों के लिए तकलीफदेह बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। अब फ्रीक्वेंसी और सुर का ताल्लुक देखें। शेर जब दहाड़ता है तो उसकी वाइब्रेशन सुस्त होती है, इसलिए आवाज भारी यानी कम सुर वाली होती है। दूसरी तरफ परिंदे की चहचहाहट की वाइब्रेशन बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज बारीक और ऊंचे सुर वाली होती है। तो अब हमने आवाज की साइंस तो समझ ली, लेकिन अब जरा इसके हमारे माहौल और जिंदगी पर असर की बात करते हैं, क्योंकि हर आवाज म्यूजिक नहीं होती, कुछ आवाजें शोर भी होती हैं। शोर की आलूदगी या नॉइस पोल्यूशन क्या है? सीधी सी बात है, माहौल में बहुत ज्यादा गैर जरूरी या नागवार आवाजों का होना। ये वो आवाजें हैं जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती और सुकून देने के बजाय परेशानी का बायस बनती हैं। और इस शोर के जराए हमारे चारों तरफ हैं। गाड़ियों की आवाज़ें, धमाके, फैक्ट्रियों की मशीनें, लाउडस्पीकर, यहाँ तक कि घरों में ऊंची आवाज़ में चलता टीवी और किचन की मशीनें भी इसमें शामिल हैं। ये सब मिलकर हमारे माहौल में शोर की आलूदगी फैलाते हैं। और यह सिर्फ कानों को बुरा लगने वाली बात नहीं है। शोर की आलूदगी हमारी सेहत के लिए एक हकीकी खतरा है। इससे नींद खराब हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बेचैनी हो सकती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि मुसलसल शोर से सुनने की सलाहियत आर्जी या फिर मुस्तकिल तौर पर भी खत्म हो सकती है। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि शोर से भरी इस दुनिया में हम अपनी समात और अपनी सेहत को कैसे बचाएं? अगली बार जब भी कोई आवाज सुने तो एक लम्हे के लिए सोचें, ये मौसीकी है या शोर, और ये कि हम सब मिलकर अपने माहौल को सुनने के लिए एक बेहतर और पुरसकून जगह कैसे बना सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।